नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और हमारा भी पूरा प्रयास है कि आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। इसी क्रम में आज हम आपके लिए पूर्व एलटी पेपर 2015 में आए हुए शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न लेकर आए हैं। क्योंकि दोस्तों ये पूर्व पेपर है एलटी 2015 का, तो इसमें सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चंस डायरेक्टली भी आ सकते हैं और इनडायरेक्टली भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना और अपना सेल्फ एनालाइजेशन कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटा सेशन रहेगा, ज़्यादा लंबा आज का वीडियो नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है एलटी 2015 में आया हुआ। देखिए, मैंने क्वेश्चंस दोनों में रखे हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज शॉर्ट सर्किट, कॉन्ट्रडिक्शन, अनइवननेस या फिर एंट्रोपी। मौखिक संचार में व्यवधान को क्या बोला जाता है? लघु परिपथ, अंतर्विरोध, असमतलता या फिर एंट्रोपी। ठीक, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एंट्रोपी। ठीक है, जो मौखिक संचार में जो भी व्यवधान आता है दोस्तों, उसको हम एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक, एंट्रोपी क्या है? एक तरह से आप इसको कह सकते हैं, ये जो डेटा कम्युनिकेशन होता है ना, इसमें एंट्रोपी एक तरह से डिग्री ऑफ रेंडमनेस है। ठीक है ना, यानी कि रेंडमनेस है। जितना ज़्यादा आपकी एंट्रोपी होगी, आपके सिग्नल एरर उतना ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके मौखिक संचार में उतना ही ज़्यादा व्यवधान होता है। ठीक है, तो ये जो एंट्रोपी होती है, इसका सीधा संबंध होता है नॉइस, ठीक है, और बैंडविड्थ से। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो एंट्रोपी है वो प्रणालियों के भीतर मौजूद आदेश के अधःपतन की दिशा में एक प्रवृत्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? एंट्रोपी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग? सबसे बेस्ट मेथड टीचिंग की कौन सी है? लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेशन, डिस्कशन या फिर नरेशन। निम्न में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? व्याख्यान, प्रदर्शन, विचार विमर्श या फिर वर्णन। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? सबसे बेस्ट टीचिंग मेथड कौन सी होगी दोस्तों? वो होगी डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है भाई, डिमॉन्स्ट्रेशन की मदद से ही आप अपने शिक्षण को सर्वोत्तम ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रदर्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डीपीईपी वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1986, 1984, 2001 या फिर नन ऑफ दीज। भाई, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? 1986, 1984, 2001 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। देखिए, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्तों 1994 में, ठीक है, शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ठीक है ना, तो इसमें क्या था कि भाई जो आपका पर्टिकुलर जैसे जिला है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो उसी के अनुसार प्लानिंग की जाएगी, उनके अलग से ऑब्जेक्टिव्स रखे जाएंगे और सभी को क्या दी जाएगी? एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, स्कूलों में जैसे बालक को बनाए रखना था, शिक्षा के लेवल में सुधार करना था। ठीक है, और समाज के जितने विभिन्न वर्ग हैं उनमें असमानता को कम करके उनके साथ मतलब काम करना था, या फिर उनको शिक्षा दिलानी थी। ठीक है, तो भाई बाद में इसको 2009 में एसएसए से, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान 2009 में इसको एसएसए से जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों डीपीईपी। जब हमने जब अपनी प्रवक्ता स्क्रीनिंग की सीरीज चलाई थी तो उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से बताया था भाई डीपीईपी क्या होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो ये कार्यक्रम था वो 7 राज्यों और 42 डिस्ट्रिक्ट में ये संचालित किया गया था। ठीक है, जो इसका फर्स्ट फेज था। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसके बारे में पैसे पढ़ने के लिए, लेकिन इतना इनफ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ लाइवली क्लासरूम सिचुएशन देयर इज लाइकली टू बी। भाई क्या होगा? ओकेजनल रोर्स ऑफ लाफ्टर्स, कंप्लीट साइलेंस, फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग या फिर लाउड डिस्कशन। एक सजीव कक्षा में क्या होगा? निम्न में से अधिक संभावित है। कभी कभार हंसी का दौर, पूर्ण रूप से शांति, शिक्षक छात्र वार्ता, विद्यार्थियों के बीच खुली बहस। तो भाई आपको मैंने बताया है इसके बारे में भी कि आपकी लाइवली क्लासरूम में क्या होना चाहिए। सबसे बेस्ट है कि आपकी क्या हो? फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग, यानी कि शिक्षक छात्र वार्ता। जितना ज़्यादा शिक्षक और छात्र में वार्ता होगी
तो वो एक आपकी कैसी क्लास होगी दोस्तों, एक लाइवली क्लास होगी, यानी कि वहाँ पर प्रजातांत्रिक माहौल होगा, डेमोक्रेटिक आपका माहौल होगा। और वो जो शिक्षा होगी वो क्या होगी, छात्र केंद्रित होगी। जब तक शिक्षक और छात्रों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता तब तक आपकी जो क्लास है वो आपकी लाइवली क्लासरूम उसको नहीं बोल सकते, ठीक है। इसी से जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होता है बच्चों और शिक्षकों के बीच में, उतना ज़्यादा बच्चे अपने आप को सहज महसूस करते हैं, ठीक है, और शिक्षक से कोई भी समस्या के बारे में कहने से परहेज नहीं करते, ठीक है। तो अपनी समस्याओं को भी शिक्षक को बताते हैं और शिक्षक क्या करते हैं, उनको समाधान दिलाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन, आपके अनुसार शिक्षण है, इन योर व्यू टीचिंग इज एन आर्ट, अ स्किल, ए एंड बी, नन ऑफ दिस। अब ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या दिया गया है आयोग के द्वारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी दोनों, एक कला और एक कौशल दोनों माने गए हैं। अभी प्रवक्ता का एग्जाम था तो वहाँ पर कौशल बोला, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों जब आपके सामने इस तरह से आए कि भाई एक कला और एक कौशल, तो दोनों को ही राइट मानना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षण है दोस्तों वो एक आर्ट भी है और एक स्किल भी है, ठीक है। भाई शिक्षण एक कौशल भी है, क्योंकि जैसे हमने पढ़े कि भाई शिक्षण के कितने तरह के कौशल होते हैं, ठीक। लेकिन दोस्तों उनको आप किस तरह से यूज करेंगे, शिक्षण कौशलों को यूज करना भी तो एक तरीका है ना, यानी कि एक आर्ट है। तो शिक्षण एक आर्ट भी है। जितने भी आपके जब आपको शिक्षण कौशल के बारे में सारा पता हो कि भाई आपको उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में पता है माना, तो भाई जो उद्दीपन परिवर्तन कौशल को यूज करना भी तो एक आर्ट है ना। तो एक ये भी एक आर्ट है। तो यहाँ पर जैसे आपके सामने मैं उसको क्लियर कर दूं कि अगर कभी ऐसा आए ऑप्शन कि भाई कला, कौशल और बाकी 4 ऑप्शन हो, तो फिर आप कौशल पे टिक मारिएगा। अगर कहीं ऐसा ऑप्शन आ जाए कि भाई दोनों, तो फिर दोनों में टिक मारना, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अदरवाइज तो दोस्तों ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है, इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब बहुत सिंपल है, देखिए कैसे प्रश्न आए हैं। और अभी कई लोग क्या बोलते हैं कि भाई देखिए एलटी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, तो ये देख लो आपके सामने एलटी का पेपर है, एलटी 2015 का पेपर है, ठीक है। किसी को लगता है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जाओ अपनी वेबसाइट में चेक करो या किसी से मांग लो, ठीक, पता चल जाएगा। तो ये एलटी में आए हुए प्रश्न है, ठीक। एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जेंडर डिफरेंस, बॉडी स्ट्रक्चर, मेंटल एबिलिटीज, ऑल ऑफ द अबव। भाई व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो क्षेत्र है वो सभी तो है, लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं, सभी के कारण क्या होते हैं, बच्चे आपस में भिन्नताओं का प्रदर्शन करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस लिंग भेद के कारण भी होते हैं, शारीरिक संरचना के कारण भी होते हैं, मानसिक योग्यताओं के कारण भी होते हैं, सभी इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अ चाइल्ड हु बिहेव अगेंस्ट द सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे उसको दोस्तों, बाल अपराधी, जड़ बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक, या इनमें से कोई नहीं। अरे जो सामाजिक नियम और कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक होता है वो बाल अपराधी कहलाता है, ठीक है। चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, ठीक है, और तोड़ फोड़ करने वाले, इस तरह के जो बालक हैं वो बाल अपराधी कहलाते हैं, ठीक है। तो सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक होगा, यानी कि आप इस तरह का बालक मान लीजिए कि वो जो क्या होगा कि जो सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध काम करेगा, जैसे कि चोरी करना, ठीक है, तोड़ फोड़ करना, ठीक, मारपीट करना। तो इस तरह के जो बालक होंगे दोस्तों क्या होंगे, बाल अपराधी की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों राइट आंसर है, ए वाला, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न, भाई फॉर द स्टूडेंट ऑफ 3rd क्लास विच विल बी द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग, ठीक। लेक्चर मेथड, क्रिएशनल एक्टिविटीज, ग्रुप डिस्कशन, लैबोरेटरी मेथड, ठीक। कक्षा 3 के विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा शिक्षण सबसे अच्छा तरीका होगा कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए। भाई व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, समूह वार्तालाप या फिर प्रयोगशाला विधि। अब आप कक्षा 3 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप उनके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा भाई, आप क्या करेंगे, क्रिएशनल एक्टिविटीज उनके लिए क्या होगी, सबसे बेस्ट होगी। सृजनात्मक क्रियाकलाप यानी कि करके वो सीखेंगे, ठीक। तो उनको कुछ ऐसा दिया जाए, ठीक, जिसमें वो अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सके। तो कक्षा 3 के छात्रों के लिए आप क्रिएटिव एक्टिविटी कराएं, वो सबसे बेस्ट होगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर कई बच्चे बोलेंगे कि पहले से ही टिक किए हुए हैं आंसर, तो दोस्तों मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब ये बहुत पुराना पेपर है, अब इसमें पहले से ही आंसर टिक हुए हैं, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं इसको इरेज नहीं कर सकता था। अब या तो फिर मैं आपको पूरा का पूरा इंग्लिश में ही प्रोवाइड करता, क्योंकि इंग्लिश वाले पार्ट में टिक नहीं है, तो फिर कई बच्चों को समझ ही नहीं आता कि इंग्लिश में क्या हो रहा है, फिर कुछ और पैदा हो जाते कि सर हिंदी में करो ना। तो ऐसा नहीं है, इस बार दोनों में रखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि वहाँ पर टिक हुआ है
है, तो आप एक काम करो, इंग्लिश में देखो, हिंदी वाले की ओर को ध्यान ही मत दो, अपना जो ध्यान है वो इंग्लिश वाले पार्ट की ओर को देखो और आंसर देने का प्रयास करो। इससे भी आपको सेल्फ टेस्टिंग टाइप की हो जाएगी। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ना कि इसमें आंसर पहले से ही भी दिए हुए हैं तो हमको पहले ही पता चल जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो वीडियो है ये अभी अपने आप को सेल्फ असेस करने की नहीं है, ये एक तरह से आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ और आपको पता लग रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और अगर आपको सेल्फ असेस करना है तो आप सिर्फ इंग्लिश वाले पार्ट की ओर ध्यान दें। ठीक है, सिर्फ अब एक काम करो, अपनी लेफ्ट आई खुली रखो, राइट आई को बंद कर दो। ठीक है, अब ऐसा कर लो और उसी उतने ही पार्ट को देख लो। ठीक, अब और क्या कह सकता हूँ मैं इससे ज़्यादा। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला, विद्यार्थियों की एकेडमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए। ये सारे क्वेश्चन आपको लगता नहीं कि हमने करवाए हैं, सभी क्वेश्चन देखिए दोस्तों करवाए हैं। द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट कैन बी इम्प्रूव इफ पेरेंट्स आर इनकरेज टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ देयर, क्या है ये, एक सेकेंड, सुपरवाइज द वर्क ऑफ देयर वार्ड्स, अरेंज फॉर एक्स्ट्रा ट्यूशन, रिमेन्स अनकंसर्न्ड अबाउट इट, या फिर नन ऑफ दिस। भाई बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, अधिक ट्यूशन का प्रबंध करने के लिए, इसके बारे में चिंतित ना होने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई आप उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस को कैसे आप सुधार सकते हैं कि भाई आप क्या करें, बच्चों के कार्य का लगातार निरीक्षण करते रहें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, अ स्टूडेंट ऑफन कम लेट इन द क्लास, यू वुड talk to his parents, complain to principal about him, punish him severely, ठीक है ना, और या फिर find the reason and then decide accordingly। ठीक भाई, एक स्टूडेंट है, अगर वो प्रायः आपकी कक्षा में विलंब आता है तो आप उसको क्या करेंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, उसे कठोर दंड देंगे, या फिर कारण को जानकर तदनुसार निर्णय लेंगे। ठीक, तो बहुत सिंपल है कि भाई आप उसको टॉक टू हिज पेरेंट्स, कंप्लेन टू प्रिंसिपल अबाउट हिम, पनिश हिम सीवियरली, या फिर फाइंड द रीजन एंड देन डिसाइड अकॉर्डिंगली। तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, फाइंड द रीजन एंड देन डिसाइड अकॉर्डिंगली। तो भाई आप सबसे पहले कारण को जानिए और उसके बाद ही निर्णय लेंगे। आपकी कक्षा में एक बच्चा प्रायः विलंब आ रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है ना। तो आप उसको डायरेक्टली दंड दें या प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करें या उसके सीधे डायरेक्टली पेरेंट्स से बात करें, उससे बेटर है कि पहले आप स्वयं विद्यार्थी से जानें कि क्या प्रॉब्लम है भाई, क्यों आते हो लेट। ठीक, एंड देन उसके बाद आप बाकी के जो 3 निर्णय हैं इनमें से कोई ले सकते हैं, या फिर कोई और भी अगर आपके पास ऑप्शन है तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्कूल गर्ल डेवलप्ड द हैबिट ऑफ ड्रॉपिंग the coat on the floor. Mother asked the girl to get out of the room and hang up the coat on the peg. The girl enters house, keeps coat on, approaches closet, hangs up the coat on the peg, and it is an example of chain learning, stimulus response learning, concept learning, all of the above. एक स्कूल जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। ठीक, लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। ये किसका उदाहरण है दोस्तों, ये उदाहरण है चेन लर्निंग का, यानी कि श्रृंखलागत अधिगम का। ठीक है, अब श्रृंखलागत अधिगम किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, हमने पहले भी बताया है, गेने के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका श्रृंखलागत अधिगम यानी कि चेन लर्निंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो श्रृंखलागत अधिगम है यानी कि चेन लर्निंग है उसका सबसे लोएस्ट स्तर कौन सा है और सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a process in which an individual learns new response by observing the behavior of another rather than through experience known as जनरल लर्निंग, सोशल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी फिर नन ऑफ दिस। अब आप बताइए कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, सामाजिक अधिगम बोलते हैं ना, सोशल लर्निंग। तो सोशल लर्निंग इसका राइट आंसर है। कौन, किसने दिया था सिद्धांत, ये अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया है, जिसमें व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न, प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैन बी मेड थ्रू
इंटीग्रेशन, मेन स्ट्रीमिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन, नन ऑफ दिस। अब आप मेरे से आपसे सभी का राइट आंसर इसमें होना चाहिए, ठीक है। आप यहीं वाले पार्ट को देखो और यहीं से आंसर दे दो इसका। निशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समाकलन द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समावेशी शिक्षा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो भाई हमने 1000 बार इस क्वेश्चन को करवाया है अलग अलग तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो भाई क्या होना चाहिए, समावेशी शिक्षा द्वारा। जब आपके निशक्त बालकों को, ऐसे सामान्य बालकों के संग जब शिक्षा दी जाती है तो वो समावेशी शिक्षा कहलाती है, ठीक है। यानी सामान्य तरीके से उनको शिक्षा दी जाती है। तो भाई जो आपके निशक्त बालक हैं उनके लिए शिक्षा का प्रावधान भी किया जा सकता है इस तरह से, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा उसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो भाई, फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए निम्न में से क्या बढ़िया है। वीडियो स्टिमुलेशन, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंटल, नन ऑफ दीज। भाई क्या होना चाहिए सबसे बेस्ट। वीडियो अनुरूपण स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या फिर प्रयोगात्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी दोस्तों हम पहले बता चुके हैं। भाई प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए सबसे बेस्ट है कि भाई स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ठीक है। फिर बालक क्या होते हैं, करके सीखते हैं ना, तो क्रियाशीलता का सिद्धांत है। तो जो स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव हैं वो उनके लिए बेटर हैं किसी भी सिचुएशन से, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों ध्यान से। भाई टॉय एज रिफर्स टू, यानी कि जो खिलौनों की आयु है उसको कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड, बेबीहुड, ए एंड बी लेट चाइल्डहुड। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यह है पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। अब आयोग ने इसका आंसर उस समय पे उत्तर बाल्यावस्था दिया था, अब ये गलत दिया होगा उस समय पर। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, अर्ली चाइल्डहुड। उसको क्या बोला जाता है, टॉय एज बोला जाता है, खिलौनों की अवस्था। अगला प्रश्न देखो भाई, प्रोजेक्ट टीचिंग मेथड इज एसोसिएटेड विद। जो प्रोजेक्ट टीचिंग मेथड है वो किसके साथ जुड़ी हुई है। फ्रोबेल, जॉन डीवी, आर्मस्ट्रॉन्ग, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है, फ्रोबेल, जॉन डीवी, आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका राइट आंसर है जॉन डीवी, ठीक। जो परियोजना विधि है दोस्तों ये जॉन डीवी के व्यवहारवाद पर आधारित है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है लेक्चर स्क्रीनिंग के एग्जाम के दौरान जब हमने वीडियो अपलोड की थी, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो देख लेना, वैसे भी हमने शिक्षण विद्या प्रविद्या पर अलग वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो इस विधि का जो दोस्तों प्रवर्तन या फिर हम विकास की बात करें तो वो WH किलपैट्रिक ने किया था, ठीक है। WH किलपैट्रिक, ठीक, किलपैट्रिक, ठीक है। और वो कौन थे, ये जॉन डीवी के शिष्य थे, ठीक है। और 1981 में इन्होंने क्या किया था, कुछ प्रोजेक्ट मेथड शोध पत्र इन्होंने प्रकाशित किए थे। द प्रोजेक्ट मेथड था उनका नाम, ठीक है। और उस विधि को क्या किया था भाई, जो J.A. स्टीवेंसन है भाई, इससे ये भी आप याद रखना, स्टीवेंसन थे, इन्होंने क्या किया था, पूरा किया था। तो 3 लोग इससे जुड़े हुए हैं, जॉन डीवी, WH किलपैट्रिक और J.A. स्टीवेंसन, ठीक। तो कभी कभार क्या हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन भी देखो आ सकता है। अभी आप में से कई लोग सोच रहे होंगे भाई प्रोजेक्ट मेथड तो किलपैट्रिक से जुड़ी हुई है, ठीक। तो ऐसे ऐसे करके भी दोस्तों हो सकता है कि भाई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो भाई इससे कौन रिलेटेड है, जॉन डीवी से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या पूछ रहा है आपसे। व्हेन द चाइल्ड इज रेडी टू लर्न ही लर्न्स मोर क्विकली एंड इफेक्टिवली, दिस प्रिंसिपल इज गिवन बाय। किसके द्वारा दिया गया, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, नन ऑफ दिस। भाई जब बच्चा सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत, थॉर्नडाइक के द्वारा ऑफ कोर्स, ठीक है। थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत है दोस्तों, तत्परता का सिद्धांत है, ठीक। तो जब बालक को आप सीखने के लिए तैयार करो तो वो जल्दी से वो प्रभावशाली तरीके से सीख लेता है। 3 सिद्धांत है उसके जो मुख्य सिद्धांत हैं, ठीक है। तो आपको पता है वो सिद्धांत कौन कौन से, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप चलो कमेंट बॉक्स में बताना कौन से हैं वो मुख्य 3 सिद्धांत, ठीक। इसके बाद एक अगला देखो क्वेश्चन, अ टीचर इन अ क्लासरूम शुड एक्ट एज अ, एक टीचर को क्लासरूम में किस तरह से कार्य करना चाहिए, प्रोग्रेसिव रोल, बॉस रोल, डेमोक्रेटिव रोल, नन ऑफ दीज। अब अभी मैंने ऊपर एक क्वेश्चन का आंसर इसी तरह से दिया था भाई, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रगतिशील भूमिका में, बॉस की भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर है, डेमोक्रेटिक रोल में काम करना चाहिए, ठीक है। प्रजातांत्रिक भूमिका का मतलब यह है कि शिक्षा आपकी बाल केंद्रित होगी, वहाँ पर बालक को भी पूरा अपना जो अभिव्यक्ति है उसका पूरा उसको मौका मिलेगा, ठीक। बालक भी अपनी अभिव्यक्ति कर पाएगा, तो शिक्षक से वो आसानी से प्रश्न अपनी या जो भी समस्या है वो आसानी से पूछ सकेगा,
ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू, भाई शिक्षा का क्या उद्देश्य है, शिक्षण का क्या उद्देश्य है, क्रिएट गुड सिटीजन, क्रिएट पर्सन हु आर यूजफुल फॉर द सोसाइटी, क्रिएट सोशलिस्टिक पर्सन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, भाई सभी। शिक्षा का क्या उद्देश्य, अच्छे नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवहारिकता का निर्माण करना, सभी दोस्तों इसके अंदर आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, एन इफेक्टिव टीचर इज वन हु कैन कंट्रोल द क्लास, गिव मोर इंफॉर्मेशन इन लेस टाइम, मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न, या फिर नन ऑफ। भाई देखिए ये सारे प्रश्न हमने देखिए करवाए हैं। अभी ऐसा नहीं है कि हम ये मतलब ये जो आपका जो पेपर है, भले ये हमें 2015 का पेपर है, ठीक है, लेकिन हमने सारे प्रश्न आपको पहले से करवा रखे हैं। ठीक है, आज आपको लग रहा होगा कि देखिए इस तरह के प्रश्न जो हमने करवाए थे और इस तरह के प्रश्न भी एलटी एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इवन मुझे भी खुद ध्यान नहीं था कि ये प्रश्न, ये तो मैंने आज कहीं से ये आपके लिए अरेंज किया एलटी पेपर 2015, मेरे पास भी खुद नहीं था ये पेपर, तो मैंने अरेंज किया, लेकिन जो मैंने आपको प्रश्न बताए थे कहीं ना कहीं ये सारे प्रश्न देखिए किस तरह से आपके पहले से भी एग्जाम में आए हुए और कितने, अब आप देख लीजिए क्या है इनका लेवल। ठीक, तो जो कहते हैं कि भाई ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते, इतना सिंपल लेवल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, तो भाई उनका क्या होने वाला है आप सोच लीजिए। ठीक है, देखिए आपको मैंने यही बताया कि आपकी बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी है, तो आप इम्प्रोवाइजेशन करके बहुत अच्छे से, बहुत ईजिली हाई लेवल के क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी बेसिक बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक, अच्छा अब अगला देखिए, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है कक्षा पर नियंत्रण, कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। तो भाई सिंपल है, मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न। अगला प्रश्न देखिए, वाइल टीचिंग अ थियोरेटिकल टॉपिक इन अ क्लास, टीचर शुड प्रोसीड फ्रॉम अननोन टू नोन, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, रीजनिंग टू ऑब्जर्वेशन, नन ऑफ दीज। कक्षा में एक सैद्धांतिक विषय पढ़ाने के लिए शिक्षक को निम्न क्रम से पढ़ाना चाहिए, अज्ञात से ज्ञात, ठोस से सारांश, तर्क से निरीक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों रीजनिंग टू ऑब्जर्वेशन, यानी कि तर्क से निरीक्षण। ठीक है, जब आप एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं क्लास में, तो सबसे पहले आप उसको तर्क देना चाहिए, उसके बारे के, उसके लॉजिकल के बारे में बताना चाहिए, उस सब्जेक्ट, उस सिद्धांत के लॉजिक के बारे में आप बताइए। ठीक है, और उसके बाद बच्चों को ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहिए, ताकि वो तर्क से निरीक्षण की ओर जाए और उनकी ऑब्जर्वेशन पावर का डेवलपमेंट हो। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, अ टीचर कैन मिनिमाइज डिप्रेशन अमॉन्ग स्टूडेंट बाय trying to understand its causes, motivating the student, A and B, reporting to principal। अब आप बताइए, छात्रों की उदासीनता को कम करने के लिए अध्यापक क्या कर सकता है, इसके कारणों को समझने की कोशिश करना, छात्रों को मोटिवेट करना, ए और बी दोनों, प्रधानाचार्य को सूचित करना, तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होना चाहिए। काफ़ी सिंपल है। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग, आफ्टर द प्रैक्टिस टीचिंग, बिफोर द प्रैक्टिस टीचिंग, नन ऑफ द अबव। अब माइक्रो शिक्षण भाई छात्र छात्राओं के लिए किस अवधि में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा, कब होगा भाई सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, वो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग, तभी तो होगा ना। तो भाई शिक्षण अभ्यास के दौरान क्या होता है, माइक्रो जो टीचिंग होती है वो सबसे अधिक क्या होती है, प्रभावशाली होती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, मूल्य आधारित शिक्षा छात्र को क्या बनाती है, डॉक्टर, अच्छा नागरिक, अभियंता, या फिर कोई नहीं। वैल्यू एजुकेशन मेक्स अ स्टूडेंट डॉक्टर, गुड सिटीजन, इंजीनियर, कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, अच्छा नागरिक। मूल्य आधारित शिक्षा एक छात्र को हमेशा क्या बनाती है, अच्छा नागरिक बनाती है। अगला प्रश्न देखो, टीचर यूजेस विजुअल एड्स टू मेक लर्निंग, भाई दृश्य साधन का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक, सिंपल बनाना है लर्निंग को, क्विकर बनाना है, मोर नॉलेजेबल बनाना है, या फिर इंटरेस्टिंग बनाना है। तो भाई आप जो विजुअल एड्स है, यानी कि जो श्रव्य नहीं, दृश्य साधन है, उनका प्रयोग क्यों करेंगे लर्निंग के दौरान, वो इसलिए करेंगे ताकि आप अपनी जो अधिगम है उसको क्या बना सके, रुचिकर बना सके, इंटरेस्टिंग बना सके। तो अध्यापक दृश्य साधनों का प्रयोग अध्यापन को इसलिए करता है ताकि वो उसको रुचिकर बना सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर ऑफ टीचर्स लाइज इन द एरिया ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वर्बल एबिलिटी, लैक ऑफ कमांड ओवर द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, और या फिर ऑफ द सब्जेक्ट एंड नन ऑफ दिस। अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है, अंतर्व्यक्तिक संबंध, वाक दक्षता, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण ना होना। तो आप देख सकते हैं कि भाई अगर एक
टीचर है उसमें अगर लैक ऑफ कमांड ओवर द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट है तो वही उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है फेलियर ऑफ टीचर्स। ठीक, तो टीचर की असफलता का सबसे बड़ा कारण यही है कि उसका विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण ना होना इन क्वेश्चंस के अनुसार। ठीक है, इसके बाद अगला, विच इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग, सबसे कम जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टीचिंग में वो क्या है? पनिशिंग द स्टूडेंट, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, लेक्चरिंग इन इम्प्रेसिव वे, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, जो सबसे कम इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो दोस्तों क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए पनिशिंग द स्टूडेंट। अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन सा है? छात्रों को दंड देना, कक्षा में अनुशासन रखना, प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे अनावश्यक कारक है छात्र को दंड देना। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, फॉर शोइंग द मॉडल इन द टीचिंग ऑफ टॉपिक टीचर शुड, जब किसी पाठ के शिक्षण में मॉडल का उपयोग के समय शिक्षक को करना चाहिए। किसी पाठ के शिक्षण में मॉडल का उपयोग के समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? कीप शोइंग थ्रू आउट द लेक्चर, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मॉडल, शो मॉडल व्हेन नीड अराइजेज, या फिर नन ऑफ दिस। भाई उस लेक्चर के दौरान लगातार दिखाते रहो मॉडल को, मॉडल के सामने खड़े होना चाहिए, आवश्यकता होने पर ही दिखाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? शो मॉडल व्हेन नीड अराइजेस। ठीक है भाई, किसी पाठ के शिक्षण में मॉडल के उपयोग के समय शिक्षक को क्या करना है? देखिए, मॉडल का उपयोग आप तभी करिए जब उसकी आवश्यकता हो। बार बार आप उसको दिखाते रहेंगे तो वो भी बेकार है। ठीक है, कभी हो सकता है कि आप कोई और टॉपिक पढ़ा रहे हो और मॉडल आपका सामने से रखा हुआ है, तो हो सकता है कि बच्चों का ध्यान वहाँ मॉडल पे चला जाए और आपके जो आप पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान ना रहे। ठीक, तो आप मॉडल को तभी दिखाइए जब उसकी आवश्यकता हो। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो वीडियो मीडिया। ठीक है, या ऑडियो विजुअल मीडिया, श्रव्य दृश्य साधन, चार्ट, टेलीविजन, रेडियो, मॉडल। तो क्या इसका राइट आंसर है दोस्तों? टेलीविजन। भाई दृश्य श्रव्य माध्यम का उदाहरण कौन है? टेलीविजन तो है ना। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ मैच्योरेशन इज व्हेन अ चाइल्ड लर्न टू। ठीक है, वॉक, ड्रॉ, रीड, राइड टू बाइसाइकिल। परिपक्वता का एक उदाहरण है जब बालक सीखता है। ठीक है, अब ये दोस्तों काफ़ी डिबेटेबल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर तो दोस्तों वैसे आयोग ने चलना दिया है, ये परिपक्वता का उदाहरण इन्होंने माना है। ठीक है, लेकिन देखिए अगर आप इस चलना को मानेंगे तो ये एक तरीके से सिर्फ शारीरिक विकास को इन्होंने परिपक्वता से रिलेट किया है, जैसे कि चलना, खेलना। ठीक है, ये दोस्तों एक शारीरिक विकास है। ठीक, देखिए मेरे हिसाब से अगर सही इसका राइट आंसर होना चाहिए तो वो होना चाहिए चित्रांकन करना। ठीक है, चित्रांकन करना एक परिपक्वता का उदाहरण है, क्योंकि दोस्तों इससे आप कह सकते हैं कि एक परिपक्व छात्र ही, जैसे चित्रांकन करना यानी कि आपका ड्रॉ करना, ठीक है, ड्राइंग करना, एक परिपक्व छात्र से उम्मीद की जाती है कि वो आपकी ड्राइंग करता है। ठीक है, क्योंकि वो एक तरह से विजुलाइजेशन करता है। ठीक, जब आप ड्राइंग करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं मन में क्या होता है? विजुलाइजेशन होता है। आप पहले से ही चीज़ के बारे में सोच लेते हैं कि भाई ऐसी चीज़ हमने ड्रॉ करनी है, तो आपकी वो कहीं ना कहीं जो मेंटल एबिलिटी है, मानसिक परिपक्वता है, उसको शो करता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप जब ड्रॉ करते हैं तो कई बार जब आप ऐसा ड्राइंग करते हैं कि आप अपने आंतरिक मनोभावों को भी शो करते हैं ड्राइंग के दौरान। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो इसका राइट आंसर चित्रांकन करना ही होना चाहिए। ये एक परिपक्व बालक की निशानी होती है। ठीक है, चलना तो एक ऐसा विकास है कि भाई शारीरिक विकास है, चलना तो सभी सीख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा पढ़ना, साइकिल चलाना, ये तो आपकी दोस्तों क्या है? एक एक्टिविटी है। ठीक है ना, पढ़ना भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि चलो पढ़ रहा है आदमी, तो वो भी एक क्या है? एक प्रोसेस है। ठीक, और साइकिल चलाना ये आपकी क्या है? कौशल है कि भाई आप साइकिल चलाना सीख गए। तो परिपक्वता तो दोस्तों आपकी चित्रांकन करना में आ सकती है। ठीक, तो आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होना चाहिए आप बताइए। वैसे देखिए तो कई जगह पे चित्रांकन करना दिया गया है, कई जगह पे चलना दिया गया है। चलना तो उन्होंने इसलिए दिया होगा कि भाई चलो आयोग ने आंसर की में चलना दिया तो उन्होंने चलना दे दिया आंसर। ठीक है, लेकिन चित्रांकन करना मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर बैठता है सटीक। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा अधिगम का पहलू नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डोमेन ऑफ लर्निंग? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कोनेटिव, स्पिरिचुअल। ठीक है, अब भाई आपको पता है संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ये तो 3 हैं आपके अधिगम के। ठीक, इसके अलावा क्या है? आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल तो होता ही नहीं। ठीक, ये अभी हमने कुछ समय पहले क्वेश्चन भी करवाया था। ठीक है, तो आध्यात्मिक तो नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
Ram returned the pencil he took from Sita's desk because he was afraid of punishment if he got caught. This illustrates Kohlberg's प्री-कन्वेंशियल लेवल, पोस्ट कन्वेंशियल लेवल या फिर नन ऑफ दीज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राम ने सीता की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था, ठीक है, और उसके बाद उसको सजा मिलने का डर था। यह कोहलबर्ग के किस स्तर को बताता है? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, ठीक है। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है प्री कन्वेंशियल लेवल, ठीक है ना। देखिए, जब बालक किसी बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति को क्या बोला जाता है? प्री कन्वेंशियल स्तर की बोला जाता है, ठीक है। यानी कि अगर उसको किसी घटना, ठीक है, के आधार पर या किसी व्यवहार के आधार पर, बाहरी घटना के आधार पर, जैसे कि इस समय पे उसे क्या लग रहा है? भाई उसको लग रहा है कि भाई अगर उसने डेस्क से ली हुई पेंसिल अगर वो पकड़ा गया तो उसको सजा मिली जाएगी, तो उसको लग रहा है कि मेरा जो व्यवहार है वो अनैतिक है, ठीक। तो इसलिए क्या करना चाहिए? इस पेंसिल को रिटर्न कर देना चाहिए, ठीक। तो इसलिए वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो कहलाएगा उसका एक तरह से प्री कन्वेंशियल स्तर कहलाएगा उसकी नैतिक तर्क शक्ति का, ठीक है। तो ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है। तो दोस्तों अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड वाज द आउटकम ऑफ, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किसका आउटकम था भाई? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई? कोठारी कमीशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 या फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है भाई? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किसका परिणाम था? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किसका परिणाम था दोस्तों? ये था आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, ठीक है भाई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 थी, इसी में ही ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का प्रावधान किया गया था, ठीक है भाई। प्राथमिक शिक्षा में आपका जो 1987 है, कब हुआ भाई ब्लैकबोर्ड स्टार्ट? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड हुआ था आपका कितना? 1987 में आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो भाई 1987 में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे ये रिलेटेड था, जो आपकी नीड है, जैसे कि भाई कमरे अच्छे होने चाहिए, बड़े बड़े कमरे होने चाहिए, जितनी शिक्षण सहायक सामग्री है उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, टॉयलेट प्रसाधन होना चाहिए, यानी कि बच्चों के लिए जैसे लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, ठीक है। क्लास में टीचर्स होने चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 टीचर होने चाहिए, जिसमें कि आपकी एक शिक्षिका हो तो बहुत बेटर है, ठीक। तो इस तरीके का दोस्तों इसमें प्रावधान किए गए थे ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में 1987 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ लेना। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड से रिलेटेड हमने तो बहुत वीडियोज़ में इसके बारे में बताया भी है, और अगर आप हमारे संग लेक्चरर स्क्रीनिंग की परीक्षा से जुड़े हुए हैं तो आपको तो पता ही होगा कि भाई ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। और 1986 की जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, वहीं पर ही ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के बारे में सुझाव दिया गया था। किससे रिलेटेड है? प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक। प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है ये प्रोग्राम था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस क्वेश्चन भी आ सकता है। देखिए एलटी में आ चुका है, तो इस बार भी क्या पता उठा के दे दे। तो सिंपल जो आपकी नॉलेज है, इसकी बेसिक नॉलेज है, उसको आप तैयार करके जाना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में बहुत ज़्यादा डीप में चले गए, नहीं। जितना ऊपर ऊपर को आपका होना चाहिए उतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपका, जो फोटोग्राफी है या फोटोग्राफ्स आर नॉट इजी टू, ठीक है, फोटोग्राफ्स आर नॉट इजी टू पब्लिश, और क्या कहते हैं, सिक्योर, और फिर डिकोड, ठीक है। डिकोड, छायाचित्रों का क्या करना आसान नहीं है? प्रकाशन, सुरक्षण, विसंकेतन, या फिर हम कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों ये है आपका डी कोड। जो फोटोग्राफ्स होती हैं उनका विसंकेतन करना आसान नहीं होता है, ठीक है। विसंकेतन का मतलब क्या होता है? पुनः संकेत करना। जब छायाचित्रों में क्या होता है भाई, पूर्व से ही संकेतन होता है, तो उसका पुनः संकेतन आप कैसे करेंगे, ठीक। तो यही आपका क्या होता है, जब फोटोग्राफ होते हैं उनको ईजी नहीं होता है डिकोड करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका डिकोड, ठीक है। ये आपका जो प्रश्न है ये शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित हो सकता है, तो इसलिए इसको डाला गया है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न आपका
आपका शिक्षण सहायक सामग्री से होगा या फिर आपके शैक्षिक तकनीकी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा, तभी जाके इसमें डाला गया होगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि वे फोटोग्राफ्स आर नॉट ईजी टू डिकोड। तो ये थे। अब देख लेते हैं कहीं नीचे और क्वेश्चन तो नहीं है। नहीं, अब और क्वेश्चन नहीं है। सारे क्वेश्चन हमने दोस्तों 2015 LT के करवा दिए हैं। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपको आने वाले एग्जाम में मदद करेंगे। हो सकता है कि इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए, ठीक, इनडायरेक्टली भी आ सकता है, वो तो होता ही है, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।